all in my YouTube channel The Lawyers Club। मैं हूँ स्वाति और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 का यहाँ क्या मतलब है। 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंडिया में एप्लीकेबल किया गया था। ये इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट से इंस्पायर्ड है, इसीलिए जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी सारे इंग्लिश केसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंक्लूड हुआ करते थे, पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लेंथी हो गया था। इसके लिए क्या किया गया कि 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 76 से 123 को कवर करता था, इसे हटाकर एक अलग एक्ट बना दिया गया और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पार्टनरशिप के प्रोविजंस थे उनको भी हटाकर पार्टनरशिप एक्ट 1932 को एक अलग एक्ट बना दिया गया। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि सेक्शन 75 के बाद डायरेक्ट सेक्शन 123 है। क्यों? क्योंकि ये बीच के सेक्शंस को हटाकर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को बना दिया गया। अब हम आगे समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या समझते हैं, कुछ लोगों का कहना है या मोस्ट ऑफ द पीपल ये मानते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, बट एज अ लॉ स्टूडेंट इसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है या फिर क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कैसे समझेंगे इसको, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं और मेरी एक दोस्त है, हम दोनों घूमने जा रहे हैं। मैंने मेरी दोस्त से कहा कि हम कल शाम को 6 बजे इसी जगह पर मिलेंगे और हम दोबारा घूमने जाएंगे। हुआ यूँ कि वो 6 बजे नहीं आई। फिर मुझे लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे को बहुत काफ़ी ह्यूमिलेटेड फील हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं उस पर केस कर दूँ। क्या मैं केस कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट था ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लीगल इंटेंशन हो, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की इंटेंशन है। अब मैं आपको समझाती हूँ एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से। कॉन्ट्रैक्ट में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का इंटेंशन होना चाहिए। एग्रीमेंट में सब आ जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके ब्रीच होने पर, जिसके टूटने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, पर कॉन्ट्रैक्ट के टूटने पर आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमें एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो हमें उसके लिए कुछ इसेंशियल पॉइंट्स हैं या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो होना ज़रूरी है। अगर एग्रीमेंट में वो इसेंशियल एलिमेंट है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम किसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे और हम किसे एग्रीमेंट कहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो इस तरह है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वो सारे एग्रीमेंट जिसे लॉ इन्फोर्स करता हो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या? अगर हम उसे लेकर, उसके ब्रीच को लेकर कोर्ट में जाएं तो जज जो होगा या जो कोर्ट होगी वो हमें उसके लिए कंपनसेशन दिलवा सके, मतलब कोर्ट हम मान सके कि हम ये केस लेंगे या फिर हम इस केस को आगे इसकी प्रोसीडिंग को बढ़ाएंगे। मतलब एन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जिसे कोर्ट इन्फोर्स करता हो, लॉ इन्फोर्स करता हो। कोई सोशल एग्रीमेंट को लॉ इन्फोर्स नहीं करता, ओनली लीगल कमर्शियल जो एग्रीमेंट होते हैं उन्हें ही लॉ इन्फोर्स करता है, तब वो कहीं जाकर कॉन्ट्रैक्ट के एरिया में आते हैं। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सेक्शन 10 जो है वो बताता है कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनको मिलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसे कि लॉ इन्फोर्स करेगा। अब इनमें से एक की भी कमी हो जाएगी तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। अगर एक की भी कमी हो गई तो लॉ उसे इन्फोर्स नहीं करेगा। अब हम समझते हैं इसेंशियल एलिमेंट है क्या। कॉम्पिटेंट पार्टी, इसका मतलब ये हुआ जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो रहा है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब
माइनर नहीं होनी चाहिए, 18 के अंडर उनकी एज नहीं होनी चाहिए, इंसेन नहीं होनी चाहिए, मतलब दिमागी हालत उनकी ठीक ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए, या अनसाउंड माइंडेड नहीं होनी चाहिए। मतलब जिन पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो दोनों पार्टी साउंड माइंडेड और मेजर होनी चाहिए, मतलब उनमें इतना कैपेबिलिटी है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सके। सेकेंड, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अब भी जबरदस्ती बोले कि नहीं भाई मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये इसका फ्री कंसेंट नहीं हुआ। मतलब मंजूरी जो होनी चाहिए वो उसने अपनी मर्जी से दी हो, किसी के दबाव में आकर ना दी हो, किसी तरीके के फ्रॉड से उसकी मंजूरी ना ली गई हो, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। थर्ड पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब है? लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है, मान लीजिए मैं हूँ और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपना घर तुझे 10 रुपये में बेच दूँगी। क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन हुआ? किसी घर की वैल्यू 10 रुपये हो सकती है, किसी भी घर की। मतलब अगर कंसिडरेशन हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच तो उसको लॉ माने, लॉ की नज़रों में उस कंसिडरेशन की कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी साइकिल उसको 10 करोड़ में बेचूं, ये भी उस साइकिल की वैल्यू जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो कंसिडरेशन मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कंसिडरेशन का यहाँ क्या मतलब है? अब मेरे और मेरी फ्रेंड के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैं उसको साइकिल दूंगी, वो मुझे पैसे देगी, जो पैसे हुए वो मेरे लिए कंसिडरेशन हुआ और जो साइकिल उसको गई वो उसके लिए कंसिडरेशन हुआ। तो लॉफुल कंसिडरेशन समझ गए होंगे आप लोग, जिस पैसों की या जिस कंसिडरेशन की लॉ की नज़रों में कोई वैल्यू हो उसे हम लॉफुल कंसिडरेशन कहते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। काफ़ी इजी पॉइंट है। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस चीज़ के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप इलीगल आर्म्स की डीलिंग कर रहे हो या फिर आपने किसी से एग्रीमेंट किया कि भाई तो उसका किडनैप करवा दे, मैं तो 10 करोड़ रुपए दूंगी, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अदरवाइज लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए एग्रीमेंट बन रहा है वो चीज़ इलीगल नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइंड करवा देती हूँ। कॉम्पिटेंट पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेक्शन 10 इन सभी को डील करता है। अब हम यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझते हैं, एक है एग्रीमेंट और दूसरा है प्रॉमिस। एग्रीमेंट क्या होता है? सेक्शन 2 के ई पार्ट ने एग्रीमेंट को डिफाइन किया, एवरी प्रॉमिस, हर एक प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब कोई भी प्रॉमिस या कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि दो लोगों के बीच में कंसिडरेशन की फॉर्मेशन कर रहा हो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉमिस। सेक्शन 2B डील करता है प्रॉमिस से। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। अगर मैंने मेरी फ्रेंड को प्रपोजल दिया कि भाई मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ और उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया तो वो प्रॉमिस बन गया कि अब हम दोनों के बीच में प्रॉमिस हो चुका है कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसे मैं ज़्यादा लेंथी नहीं कर रही हूँ। यहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ओरिजिन को समझा, इसेंशियल पार्ट्स को समझा। तो ये आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।